मुझे दुनिया वाले भगवान कहते थे सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा कंप्यूटर 2D दुनिया से जुड़ सकता था। मैं असली दुनिया की चीजें उन्हें दे सकता था और मेरे द्वारा कैजुअली रखा गया एक किचन वाला चाकू उनके लिए दिव्य हथियार बन गया। लेकिन उन छोटे लोगों द्वारा चढ़ाया गया प्रसाद असली दुनिया में आ सकता था और पहली बार जो उन्होंने मुझे चढ़ाया उसने मुझे डर के मारे हिला दिया। इसके बाद उसने तुरंत शमन के साथ प्राइवेट बातचीत शुरू कर दी और दोनों ट्राइब्स के बीच बहुत जल्दी समझौता हो गया। फॉरेस्ट ट्राइब के लोगों के सिर पर खुशी वाले इमोजी चमकने लगे। याओ गॉड ने हमें अनाज दिया है, महान याओ गॉड की जय। इसके बाद फॉरेस्ट ट्राइब के कुछ लोग जंगल के अंदर से एक बड़ा पत्थर का कॉफिन उठाकर लाए। वे उसे कंधों पर उठाए गालिक ट्राइब के मंदिर तक लाए। फिर गालिक ट्राइब के लोगों ने उसे मंदिर के अंदर पहुंचाया। अब मंदिर के इंटरफेस में एक नया ग्रे आइकॉन दिखाई दे रहा था, अपोस्टल। मैंने क्यूरियोसिटी में उस आइकॉन पर क्लिक किया। स्क्रीन पर एक आर्ट वर्क उभरी। पत्थर के कॉफिन के अंदर एक लड़की लेटी हुई थी। उसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई थी। उसके चेहरे और शरीर पर पत्थर जैसी दरारें फैली हुई थीं, मानो उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदल चुका हो। उसका शरीर और कॉफिन लगभग एक ही चीज लग रहे थे। अगर उसका चेहरा थोड़ा नरम और इंसानी ना दिखता तो कोई भी उसे एक स्टैच्यू समझ बैठता। नीचे लिखा था, अपोस्टल डाइंग स्टेट बिलोंग्स टू फॉरेस्ट गॉड। डिस्क्रिप्शन में लिखा था, अपोस्टल्स भगवान की इच्छा और आदेशों को लागू करते हैं। वे भगवान की आवाज सुनते हैं और इस दुनिया में भगवान के अवतार का माध्यम होते हैं। यह पढ़कर मुझे लगा कि शायद अपोस्टल वह यूनिट है जिसे मैं सीधे कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन उसे जगाना आसान नहीं था। मैंने अपोस्टल ऑप्शन दबाया। तुरंत एक प्रॉम्प्ट सामने आया, इसे रिवाइव करने के लिए भारी मात्रा में फेथ की आवश्यकता होगी। क्या आप 500 फेथ पॉइंट्स खर्च करके इसे अपने मंदिर का अपोस्टल बनाना चाहते हैं? मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन को घूरता रह गया। एक लाइटनिंग मिरेकल की कीमत सिर्फ 20 फेथ थी। इसका मतलब था कि अपोस्टल को रिवाइव करने की कीमत 25 लाइटनिंग मिरेकल्स के बराबर थी। अभी मेरे पास इतना फेथ इकट्ठा करना लगभग नामुमकिन था। इसलिए मुझे फिलहाल अपोस्टल वाले मामले को छोड़कर फिर से ट्राइब डेवलपमेंट पर ध्यान देना पड़ा। लेकिन दिमाग में लगातार एक बात घूम रही थी, ये डाइंग अपोस्टल, एनर्जी स्टाफ और कैक्टस सर्वेंट तीनों फॉरेस्ट गॉड से जुड़े हुए थे। एनर्जी स्टाफ जंगल से मिली थी, कैक्टस सर्वेंट भी फॉरेस्ट गॉड की वस्तु थी और अब मंदिर के नीचे से फॉरेस्ट गॉड की डाइंग अपोस्टल निकली थी। इसका मतलब साफ था, इस पूरे जंगल का फॉरेस्ट गॉड से कोई गहरा संबंध था। अफसोस की बात यह थी कि मैं पिक्सल लोगों से सीधे सवाल नहीं पूछ सकता था। गेम में ऐसा कोई डायलॉग ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए फिलहाल मुझे सिर्फ अंदाजा लगाना पड़ रहा था। इसके बाद मैंने फिर से ट्राइब मैनेजमेंट पर ध्यान दिया। मैंने दोनों हीरो भाइयों को अलग अलग जगह भेज दिया, एक को नदी के पास और दूसरे को जंगल में। आखिर पहले वाला फिशरमैन था और दूसरा हंटर। दोनों को उनके टैलेंट के हिसाब से काम देना ही सही था। बहुत जल्दी दोनों हीरोज अपनी अपनी खोज की रिपोर्ट लेकर लौटे। नदी की तरफ गए हीरो ने बताया, नदी में सबसे ज्यादा मछलियां गहरे पानी में हैं। वहां तक पहुंचने के लिए नाव चाहिए, यानी अगर गालिक ट्राइब को सही तरीके से फिशिंग करनी थी तो उन्हें बोट्स बनानी सीखनी होंगी। दूसरी तरफ जंगल में गए हीरो ने बताया कि उसे कुछ जड़ी बूटियां मिली हैं। उन पर जानवरों के काटने के निशान और खून के धब्बे थे, लेकिन समस्या यह थी कि कोई भी उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। उन्हें समझने के लिए किसी हर्ब मास्टर या डॉक्टर जैसे विशेषज्ञ की जरूरत थी। रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, कमी थी स्किल्ड लोगों की। मुझे समझ आ गया कि सिविलाइजेशन को आगे बढ़ने में समय लगेगा, इसलिए मैंने खुद को शांत किया और बस आराम से ट्राइब को देखने लगा। फ्रिज में मुझे 2 जमे हुए मकई के भुट्टे मिले। मैंने उन्हें उबाल कर रात का खाना बना लिया। गर्म नरम मकई खाते हुए मैं स्क्रीन पर भागते दौड़ते पिक्सल लोगों को देख रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन वह एहसास बिल्कुल बचपन में जमीन पर चींटियों को देखने जैसा था। बेहद साधारण लेकिन अजीब तरह से सुकून देने वाला। कुछ समय बाद पिक्सल दुनिया में मौसम बदल गया। बर्फ गिरनी शुरू हो गई। विंटर आ चुका था। 2 हीरोज को छोड़कर बाकी सारे बाहर गए लोग वापस ट्राइब में लौट आए और झोपड़ियों के अंदर आग के पास बैठकर ठंड से बचने लगे। छोटे छोटे दिन के समय में वे लोग लकड़ियां इकट्ठा करते, मंदिर और खेतों के आसपास जमी बर्फ साफ करते रहते। अच्छी बात यह थी कि वीट बहुत पहले बो दिया गया था और उसकी भरपूर फसल ने पूरे ट्राइब को पर्याप्त खाना दे दिया था। इसलिए कड़ाके की ठंड के बावजूद कोई भी डर नहीं रहा था। सभी पिक्सल लोगों के सिर पर खुशी वाले इमोजी थे। हमारे पास वीट है, इस सर्दी कोई भूखा नहीं मरेगा। भगवान के वीट और गाले का धन्यवाद। तभी अचानक फॉरेस्ट ट्राइब के लोग फिर से आए, लेकिन इस बार वे व्यापार करने नहीं आए थे। इस बार खुद शमन उनकी अगुवाई कर रहा था। प्रॉफिट ने उनका स्वागत किया। दोनों ट्राइब्स के लोग बर्फ के बीच जलते बड़े बॉनफायर के आसपास बैठकर ठंड से बचने लगे। तभी शामन के सिर पर चिंतित इमोजी उभरा। गालिक ट्राइब के दोस्तों, हम एक ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं जिसे खुद हल नहीं कर पा रहे। हमारे ट्राइब के 20 हंटर्स, जो हमारे सबसे बेहतरीन शिकारी थे, सर्दियों के लिए आखिरी शिकार करने जंगल की गहराइयों में गए थे, लेकिन पहाड़ों से गिरी भारी बर्फ ने उन्हें जंगल के उत्तरी हिस्से में कहीं दबा दिया। हम उन्हें खोज नहीं पा रहे। अब सिर्फ भगवान की शक्ति ही उन्हें बचा सकती है। कृपया याओ टेम्पो, सर्वशक्तिमान याओ गॉड से प्रार्थना है कि उन हंटर्स पर दया करें। शामन ने आगे कहा, अगर हमारे हंटर्स सुरक्षित लौट आए तो हम अपने ट्राइब में याओ गॉड का मंदिर बनाएंगे। हम आपकी पूजा करेंगे, आपको ऑफरिंग्स देंगे और अपनी लॉयल्टी अर्पित करेंगे। ये सुनते ही प्रॉफिट के सिर पर एक्सक्लेमेशन मार्क चमका। अगर तुम सच में भगवान की दया चाहते हो, उसने कहा, तो मंदिर में जाकर याओ गॉड से प्रार्थना करो। सिर्फ सबसे सच्ची और श्रद्धा से भरी प्रार्थना ही भगवान की कृपा पा सकती है। इसके बाद शामान अपने लोगों को लेकर मंदिर के चारों तरफ घुटनों के बल बैठ गया और सभी लोग मिलकर याओ गॉड की पूजा करने लगे। मैं स्क्रीन देखते हुए मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं उन हंटर्स को बचा पाया तो फॉरेस्ट ट्राइब में भी एक मंदिर बन जाएगा। इसका मतलब होगा कि अब मेरे पास 2 अलग अलग ट्राइब्स होंगे। शायद मुझे दोगुने ऑफरिंग्स और ब्लेसिंग्स देने के मौके मिले। लेकिन असली सवाल था, उन बर्फ में दबे हंटर्स को बचाऊं कैसे? तभी मुझे मिरेकल्स वाले मेन्यू में ब्लेजिंग सन याद आया। उसकी कीमत 25 फेथ पॉइंट्स थी। शायद उसकी गर्मी बर्फ पिघला सकती थी। मैंने तुरंत ब्लेजिंग सन चुना। फिर मैप के सबसे उत्तरी जंगल वाले हिस्से पर उसका रेंज जितना हो सके बड़ा किया और आसमान पर क्लिक कर दिया। अगले ही पल सुनहरी रोशनी पूरे उत्तरी जंगल पर फैल गई। मोटी जमी बर्फ तेजी से पिघलने लगी। कुछ ही सेकंड में वहां दबे कांपते हुए पिक्सल लोग दिखाई देने लगे। मंदिर के सामने घुटनों पर बैठे शमान के सिर पर तुरंत एक्सक्लेमेशन मार्क उभरा।
महान भगवान, फॉरेस्ट ट्राइब आपकी दया के लिए दिल से आभारी है। अब हमें आपकी शक्ति पर पूरा विश्वास है। हम तुरंत आपके लिए मंदिर बनाएंगे। इसके बाद शामन ने अपने कुछ लोगों को उत्तर की तरफ भेजा। जल्द ही वे लोग खोए हुए हंटर्स को वापस लेकर लौट आए। जैसा उसने वादा किया था, फॉरेस्ट ट्राइब ने भी याओ गॉड का मंदिर बनाना शुरू कर दिया। हालांकि मुझे थोड़ी निराशा हुई। मंदिर बनने के बाद भी टेंपल इंटरफेस में कोई बदलाव नहीं आया। मेरा यह सपना कि अब ब्लेसिंग्स और ऑफरिंग्स दोगुनी हो जाएंगी, सच नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद फायदा जरूर हुआ। स्क्रीन पर नया संदेश उभरा। आपके मिरेकल की वजह से फॉरेस्ट ट्राइब की भावना अब वर्शिप में बदल गई है, क्योंकि दोनों ट्राइब्स अब एक ही भगवान की पूजा करते हैं। फॉरेस्ट ट्राइब और गार्लिक ट्राइब धीरे धीरे एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं। ये पढ़ते ही मेरी आंखें चमक उठीं। अगर सच में फॉरेस्ट ट्राइब के 100 से ज्यादा लोग गार्लिक ट्राइब में शामिल हो गए तो ये बहुत बड़ा अपग्रेड होगा। इससे मुझे 100 से ज्यादा अतिरिक्त फेथ पॉइंट्स मिल सकते थे। पॉपुलेशन तेजी से बढ़ेगी, मंदिर की इन्फ्लुएंस रेंज और दूर तक फैल जाएगी। और ज्यादा लोग होने का मतलब था ज्यादा रैंडम इवेंट्स, ज्यादा डिस्कवरीज और सिविलाइजेशन का बहुत तेज विकास। अभी के लिए फेथ की इतनी बड़ी खपत हुई थी, लेकिन बदले में मुझे लंबी अवधि का फायदा मिलने वाला था। मैं ध्यान से फॉरेस्ट ट्राइब को देखने लगा। मुझे एहसास हुआ कि उनके पास किसी भगवान की पूजा जैसी कोई चीज नहीं थी। ना उनके यहाँ मंदिर था, ना कोई टोटम, ना किसी देवता का चिन्ह। यहाँ तक कि उनका शामन भी प्रॉफिट की तरह भगवान पर निर्भर नहीं दिखता था। वह ज्यादा एक अनुभवी बुजुर्ग जैसा था, जो अपने पूर्वजों के अनुभव और ज्ञान के आधार पर पूरे ट्राइब को रास्ता दिखाता था। मेरे लिए यह अच्छी खबर थी। अगर फॉरेस्ट ट्राइब पहले से किसी दूसरे भगवान को मानती होती तो दोनों ट्राइब्स के बीच धार्मिक टकराव हो सकता था। शायद युद्ध भी छिड़ जाता। लेकिन अब हालात उलटे थे। दोनों ट्राइब्स के बीच एक चौड़ी सड़क बन चुकी थी। रास्ते के दोनों तरफ धीरे धीरे घर बनने लगे थे। कहीं गार्लिक ट्राइब की घास फूस वाली झोपड़ियां थीं, तो कहीं फॉरेस्ट ट्राइब के पेड़ों पर बने ट्री हाउसेस। दोनों ट्राइब्स अब पहले से कहीं ज्यादा करीब आ रही थीं। मैं इंतजार कर रहा था कि कब वे पूरी तरह एक हो जाएं। तभी अचानक बाहर से घंटी जैसी आवाज सुनाई दी। मेरा कमरा पुराने अपार्टमेंट एरिया में था। दिन में ही यहाँ ज्यादा लोग नहीं दिखते थे। रात में तो पूरा इलाका लगभग सुनसान हो जाता था। मैं खिड़की के पास गया और बाहर झांका। सड़क की लाइट के नीचे कुछ हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बिजली के खंभे पर कुछ लटका दिया हो। ध्यान से देखने पर मेरा दिल धक से रह गया। एक इंसान रस्सी से बांधकर सीमेंट के लैंप पोस्ट पर लटकाया गया था। उसके फोन की रिंगटोन सुनसान गली में साफ गूंज रही थी। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल लगाया। हेलो पुलिस, यहाँ बाहर गली में किसी आदमी को रस्सी से लटका दिया गया है। मैं जू यूएन कम्युनिटी के मोटरसाइकिल डॉर्मेटोरी एरिया में रहता हूँ। आप लोग जल्दी आइए। पुलिस ने मुझसे एड्रेस और पूरी सिचुएशन पूछी, फिर कहा कि मैं खुद कुछ करने की कोशिश न करूं। वे तुरंत पहुंच रहे थे। फोन रखने के बाद मैंने राहत की सांस ली। ऐसी चीजों को प्रोफेशनल्स ही संभाल सकते थे। तभी अचानक अब तक सोया हुआ कैक्टस सर्वेंट उछलकर खिड़की पर जा बैठा। उसका चेहरा उसी लटके हुए आदमी की दिशा में था। उसके कांटे तन गए थे, जैसे वह बेहद सतर्क हो। मैंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? तुमने कुछ नोटिस किया? कैक्टस सर्वेंट ने सिर हिलाया। मैंने आह भरते हुए कहा, काश तुम बोल सकते हैं। तभी वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। हे महान याओ गॉड, अगर आप अनुमति दें तो आपका सेवक बोल सकता है। अगले ही पल एक अजीब एक्सेंट वाली आवाज कमरे में गूंजी। मैं चौंक गया। तुम बोल सकते हो? कैक्टस सर्वेंट ने सिर झुकाकर जवाब दिया। सिर्फ तब जब महान याओ गॉड अनुमति दें। आपके विनम्र सेवक को बोलने का अधिकार तभी मिलता है। मेरा चेहरा गंभीर हो गया। मैंने तुरंत पूछा, उस लटके हुए आदमी में आखिर तुमने क्या देखा? कैक्टस सर्वेंट ने धीरे आवाज में कहा, हे भगवान, यह एक डीमन रिचुअल है। डीमंस ऐसे क्रूर और डरावने रिचुअल्स के जरिए फेथ इकट्ठा करते हैं। वे लोगों के डर और अज्ञान का इस्तेमाल करके उन्हें मैनिपुलेट करते हैं और अपने फॉलोअर्स बना लेते हैं। मैं थोड़ा चौंका। डीमंस? तो फिर डीमन और गॉड में फर्क क्या है? कैक्टस सर्वेंट ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हे महान याओ गॉड, डीमंस असल में दूसरी तरफ के इविल गॉड्स होते हैं। यह सुनते ही मेरे दिमाग में सब कुछ साफ हो गया। डीमन नाम बस अलग था, असल में वे भी मेरी तरह दूसरे गॉड प्लेयर्स थे। यानी इस दुनिया में सिर्फ मैं ही गॉड सिमुलेटर इस्तेमाल नहीं कर रहा था, और भी लोग थे जो अपने अपने फॉलोअर्स से ऑफरिंग्स और मैजिकल आइटम्स हासिल कर रहे थे। तभी मुझे फैंग जाई की बात याद आई। जू यूएन कम्युनिटी में एक पागल आदमी घूम रहा है। मेरे अंदर तुरंत खतरे की घंटी बज उठी। अगर दूसरे गॉड प्लेयर्स को मेरे सिमुलेटर के बारे में पता चल गया तो वे मेरे मैजिकल आइटम्स छीनने की कोशिश कर सकते थे। शायद मुझ पर हमला भी कर सकते थे। तब यह सिर्फ गेम नहीं रहेगा, यह असली दुनिया की लड़ाई बन जाएगी। मैंने तुरंत एक छोटा फ्लावर पॉट उठाया और कैक्टस सर्वेंट से कहा, मेरी अनुमति के बिना तुम ना हिलोगे, ना बोलोगे। बाकी समय तुम बस एक साधारण कैक्टस बने रहोगे। चुपचाप इसी गमले में रहना, समझे? जैसा आदेश। महान भगवान। कैक्टस सर्वेंट झुककर वापस शांत हो गया। बाहर गली में फोन की रिंगटोन अभी भी लगातार बज रही थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा। मैं फिर खिड़की से उस लटकी हुई इंसान की तरफ देखने लगा। अब वह ज्यादा नहीं हिल रही थी, शायद थक चुकी थी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसकी शक्ल कुछ साफ दिखाई देने लगी। उसने काले रंग का टॉप पहना हुआ था और उसके शरीर पर खून जैसे कई निशान दिख रहे थे। तभी मुझे याद आया कि घर में बिनोक्यूलर्स पड़े हैं। मैंने जल्दी से उन्हें निकाला और दोबारा देखा। इस बार मैं उसे पहचान गया। वह सामने वाली बेंचमार्क हेयर सैलून में काम करने वाली हेयर ड्रेसर थी। उसका काम का नाम अनकी था। असली नाम मुझे नहीं पता था। उस सैलून की रेट्स काफी सस्ती थीं, सिर्फ 15 यूएन में हेयर कट और वॉश। इसलिए मैं अक्सर वहीं बाल कटवाता था। अनकी की हल्की सुनहरी डाइड हेयर थी। उम्र मुश्किल से 20-22 साल होगी। वह बहुत धीरे और शांति से बात करती थी और बाकी हेयर ड्रेसर्स की तरह बेवजह लगातार बातें करके इरिटेट नहीं करती थी। इसलिए वह मुझे ठीक लगती थी। कुछ देर बाद पुलिस पहुंची और उसे नीचे उतार लिया, लेकिन उस वक्त उसकी हालत बहुत खराब थी। वह पूरी तरह डरी हुई थी। पुलिस ने उसे एक कोट ओढ़ा दिया था, मगर वह कुछ बोल नहीं रही थी, बस चुपचाप बैठी थी, जैसे सदमे में चली गई हो। अनकी के शरीर पर खून से कई अजीब सिंबल्स बनाए गए थे। वे किसी टेढ़े मेढ़े अरबिक नंबर्स जैसे दिख रहे थे, लेकिन साथ ही ऐसे लग रहे थे जैसे लोहे की चेन्स उसके पूरे शरीर को लपेटे हुए हों। पुलिस ने पूरे इलाके को तुरंत सील कर दिया और बाद में मेरे कमरे पर आकर मुझसे भी पूछताछ की। मैंने जो कुछ देखा था सब सच सच बता दिया। बस गॉड सिमुलेटर और डीमन रिचुअल वाली बात छिपा ली।
जब तक बयान खत्म हुआ रात के 2 बज चुके थे, लेकिन एनर्जी स्टाफ हाथ में होने की वजह से मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मैं वापस कमरे में आया और फ्लावर पॉट में बैठे कैक्टस सर्वेंट की तरफ देखा। क्या तुम पहले कभी हमारी दुनिया में आए हो? कैक्टस सर्वेंट ने तुरंत सिर झुका लिया। हे महान भगवान, यह पहली बार है जब आपका विनम्र सेवक आपके डिवाइन वर्ल्ड में आया है। मुझे फॉरेस्ट गॉड ने जीवन दिया था, लेकिन उनका डिवाइन वर्ल्ड आपके संसार जैसा नहीं था। वहां हर जगह सिर्फ पानी ही पानी था। मैं बहुत छोटा और तुच्छ हूँ। गॉड्स की दुनिया कैसी होती है, इसे समझना मेरे लिए असंभव है। मैंने फिर पूछा, फॉरेस्ट गॉड दिखते कैसे थे? कैक्टस सर्वेंट कांप उठा। उन्हें सीधे देखना संभव नहीं था, बिल्कुल आपकी तरह। मैं सिर्फ उनकी एक धुंधली छाया देख पाता था। इतने महान अस्तित्व का असली रूप शब्दों में बताना असंभव है। धीरे धीरे मैंने उससे काफी जानकारी निकलवाई। उसका कोई नाम नहीं था। वह फॉरेस्ट गॉड द्वारा बनाए गए अनगिनत कैक्टस सर्वेंट्स में से सिर्फ एक था। उसकी पूरी जिंदगी मंदिर में सफाई और छोटे मोटे काम करते हुए बीती थी। बाद में फॉरेस्ट गॉड ने इन सर्वेंट्स को ब्लेसिंग के रूप में पिक्सल वर्ल्ड में भेज दिया, लेकिन फिर कभी उन्हें वापस नहीं बुलाया। समय के साथ मंदिर टूटता गया और आखिरकार फॉरेस्ट गॉड के मरने के बाद पूरी श्राइन बर्बाद हो गई। कैक्टस सर्वेंट भी उसी खंडहर के नीचे दब गया। बहुत साल बाद फॉरेस्ट ट्राइब के लोग जब जंगल में मशरूम खोद रहे थे, तब उन्हें वह मिला। लेकिन एक खास बात थी, सिर्फ गॉड्स ही कैक्टस सर्वेंट्स को एक्टिवेट कर सकते थे। पिक्सल लोग उन्हें कभी उनकी असली फॉर्म में वापस नहीं ला सकते थे। मैं कुछ देर उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, अगर तुम फॉरेस्ट गॉड की छोड़ी हुई चीज हो तो आज से तुम्हारा नाम शायन होगा। कैक्टस सर्वेंट तुरंत झुक गया, जैसे उसे यह नाम बहुत पसंद आया हो। अगला दिन ऑफिस में छुट्टी का समय करीब था, तभी सहकर्मी बातें करने लगे। सुना क्या, वो पागल आदमी फिर दिखाई दिया, और इस बार भी जू यूएन कम्युनिटी में। मैंने कहा था ना वहां खतरा है। अच्छा हुआ तुम रात में अकेले नहीं गए, वरना अगर उस साइकोपैथ से सामना हो जाता तो। उनकी बात सुनकर मुझे फैंग जाए की याद आई। शुक्रिया कहने के लिए मैंने उसके लिए छोटा केक और कॉफी ऑर्डर कर दी। ऑफिस खत्म होते ही मैं शेयर्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर तेज रफ्तार में घर की तरफ निकल पड़ा। बस से कहीं तेज था, ना ट्रैफिक की टेंशन, ना डिलेज। शॉर्टकट लेते हुए मैं सीधा घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही मैं बिना समय गंवाए सीधे कंप्यूटर के सामने जाकर बैठ गया। जब मैंने गेम खोला तब तक पिक्सल वर्ल्ड में सर्दी खत्म हो चुकी थी। सारी बर्फ गायब हो गई थी और उसकी जगह जमीन पर हरी घास और छोटे छोटे नए पौधे उग आए थे। गार्लिक ट्राइब के लोग लगातार नई जमीन साफ करके खेती बढ़ा रहे थे, जबकि फॉरेस्ट ट्राइब के लोग फिर से जंगलों में शिकार करने निकल पड़े थे। सबकी जिंदगी वापस सामान्य हो गई थी। स्क्रीन पर दूर दूर तक फैले व्हीट फील्ड्स को देखकर मुझे भी अजीब सी खुशी हो रही थी। प्रॉफिट और शमन मंदिर के बाहर खड़े आपस में बात कर रहे थे। उनके सिर पर बार बार स्माइल इमोजी उभर रहे थे, जैसे वे किसी महत्वपूर्ण बात पर सहमत हो रहे हों। तभी उनकी बातचीत के टेक्स्ट दिखाई देने लगे। शामन बोला, फॉरेस्ट ट्राइब के पूर्वज कभी फॉरेस्ट गॉड के फॉलोअर्स थे, लेकिन वह सिर्फ बुजुर्गों की कहानियों में बची हुई बात है। कहा जाता है कि वह पिछले युग की बात थी, जब फॉरेस्ट गॉड अभी जीवित थे। तब यह जंगल दुनिया के आधे हिस्से तक फैला हुआ था। उस समय सारे जानवर फॉरेस्ट ट्राइब के दोस्त थे, यहाँ तक कि भयानक डीमंस भी सर्वेंट्स बनाकर वश में कर लिए गए थे। हर इंसान लंबी उम्र जीता था, पेड़ों के साथ सह अस्तित्व में रहता था और गॉड्स द्वारा दी गई शक्ति का उपयोग करता था। लेकिन अब वह समय इतना दूर हो चुका है कि हमें खुद नहीं पता कि उन कहानियों में कितना सच है। पिछले शामन के समय से ही हमारा ट्राइब भोजन की कमी से जूझ रहा है। सर्दियां और ठंडी होती जा रही हैं, जानवर कम होते जा रहे हैं और डीमन फॉलोअर्स जंगल में घूमने लगे हैं। ये जंगल धीरे धीरे मर रहा है। फिर शमान कुछ पल चुप रहा और गंभीर आवाज में बोला, मेरे दोस्त, अब हमें एक कठिन फैसला लेना होगा। हम जंगल छोड़कर याओ गॉड के मंदिर के पास बसना चाहते हैं। क्या याओ गॉड हमें स्वीकार करेंगे? ये सुनते ही प्रॉफिट के सिर पर एक्सक्लेमेशन मार्क चमका, फिर बल्ब जल उठा। जो भी सच्चा बिलीवर होगा उसे याओ गॉड का संरक्षण मिलेगा। गार्लिक ट्राइब तुम्हारा स्वागत करती है। अगले ही पल स्क्रीन पर नोटिफिकेशन उभरी। गार्लिक ट्राइब और फॉरेस्ट ट्राइब का विलय हो गया है। फेथ में वृद्धि हुई। ब्लेसिंग पूरी तरह दुनिया में समा गई। वीट अब इस दुनिया का हिस्सा बन चुका है। मैंने तुरंत ऊपर फेथ काउंटर की तरफ देखा। फेथ सीधे 69 से बढ़कर 237 हो चुका था। पॉपुलेशन भी 38 से उछलकर 186 हो गई थी। मैं खुशी में हवा में मुट्ठी लहराए बिना नहीं रह सका। आखिरकार शुरुआती इन्वेस्टमेंट और पेशेंस का फल मिल गया था। दोनों ट्राइब्स के मर्ज होने के बाद फॉरेस्ट ट्राइब के लोग धीरे धीरे जंगल छोड़कर गार्लिक ट्राइब के पास बसने लगे। वे भी अब हट्स बना रहे थे, खेत तैयार कर रहे थे और वीट ऑफ गार्लिक उगाना सीख रहे थे। दूसरी तरफ फॉरेस्ट ट्राइब के हंटर्स अभी भी अपना पुराना काम कर रहे थे। वे नियमित रूप से जंगल में जाकर शिकार करते और मीट लेदर लेकर लौटते। धीरे धीरे गार्लिक ट्राइब के लोग भी लेदर वेस्ट पहनने लगे। अब दोनों ट्राइब्स के लोगों में फर्क करना लगभग असंभव हो गया था। नई गार्लिक ट्राइब तेजी से प्रॉस्पर कर रही थी, लेकिन तभी वह हीरो ब्रदर्स फिर मुसीबत में फंस गए। पता नहीं कब वे दोनों जंगल के पश्चिमी हिस्से में बहुत दूर तक चले गए थे, जहां घने जंगल पहाड़ों से मिलते थे। अचानक दोनों हीरोज तेजी से ट्राइब की तरफ भागते दिखाई दिए। उनके सिर पर वार्निंग मार्क्स चमक रहे थे। दुश्मन, जंगल में दुश्मन है, अटैक! दोनों हीरोज की वार्निंग मिलते ही पूरा ट्राइब अलर्ट हो गया। प्रॉफिट और शामन के नेतृत्व में सारे हंटर्स ने अपने वुडन स्पीयर्स उठा लिए। जल्द ही पश्चिमी जंगल से दुश्मन बाहर आए। वे जंगली लोग थे, शरीर पर एनिमल स्किन्स, हाथों में स्टोन एक्सेस। उनकी संख्या सिर्फ 10-15 थी, लेकिन वे बेहद खतरनाक थे। उन्होंने आते ही 30 से ज्यादा हंटर्स से भिड़ंत शुरू कर दी। खाना दे दो वरना सबको मार देंगे। हंटर्स उनके सामने काफी मुश्किल में थे, लेकिन तब दोनों हीरो ब्रदर्स ने अपनी असली कीमत दिखाई। वे वुडन क्लब्स लेकर दुश्मनों के पीछे पीछे घूमते, मौका देखकर उनके सिर पर वार करते और तुरंत भाग जाते। उनकी स्पीड और टीम वर्क की वजह से वाइल्ड मैन उन्हें पकड़ ही नहीं पा रहे थे। ये सिंपल लेकिन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बार बार काम कर रही थी और वाइल्ड मैन लगातार परेशान हो रहे थे। कुछ देर की लड़ाई के बाद आखिरकार वाइल्ड मैन पीछे हट गए। जाते जाते भी वे गुस्से में चिल्ला रहे थे, तुम लोगों की मौत तय है, हम फिर लौटेंगे, अपनी गर्दनें तैयार रखना। उन्हें भागते देख मुझे थोड़ी निराशा हुई। मैं चाहता था कि ट्राइब उन्हें पूरी तरह खत्म कर दे, लेकिन फिलहाल वे सिर्फ उन्हें भगा पाए थे। तभी शमन ने गंभीर आवाज में कहा, वे बारबेरियन ट्राइब के लोग हैं, वे पहाड़ों में रहते हैं, उनके पास बुद्धि नहीं होती, वे जंगली जानवरों की तरह हिंसक होते हैं। बारबेरियन ट्राइब बहुत ताकतवर है, उनका हर सदस्य एक मजबूत वॉरियर होता है।
वे आसपास के सभी ट्राइब्स का खाना लूटते रहते हैं। फॉरेस्ट ट्राइब के खाने का बड़ा हिस्सा भी उन्हीं ने छीना था। वे डीमंस के फॉलोअर्स हैं, उन्हें डीमंस से शक्ति मिलती है और वे जानवरों में बदल सकते हैं। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये सुनते ही मेरे दिमाग में बिजली सी कौंध गई। तो पिछली बार वाला ब्लैक बेयर असल में बारबेरियन ट्राइब का वॉरियर था, इसलिए वह इतना ताकतवर था और सही ट्राइब पहचान भी नहीं पाया था। उसकी बुद्धि लगभग जानवर जैसी थी। मैंने तुरंत बगल में रखे फ्लावर पॉट की तरफ देखा। शाओयान कैक्टस सर्वेंट तुरंत मिट्टी से उछलकर बाहर आया और सीधा खड़ा हो गया। हे भगवान, आपका वफादार सेवक आदेश की प्रतीक्षा में है। मैंने पूछा, क्या हर डीमन फॉलोअर जानवर में बदल सकता है? शाओयान ने सिर हिलाया। नहीं महान भगवान, बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन शायद डीमंस की एक विशेष शक्ति है। केवल कुछ चुनिंदा फॉलोअर्स, जिन्हें हीरोज कहा जाता है, वही इस शक्ति को जागृत कर पाते हैं। ये सुनकर मुझे पिछली बात समझ आ गई। जब मैंने ब्लैक बेयर पर लाइटनिंग गिराई थी, तब उसका शरीर पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि वह कोई साधारण पिक्सेल आदमी नहीं, बल्कि डीमन साइड का हीरो था। यानी हीरोज सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। फिर मैंने अपनी नजर हीरो ब्रदर्स पर डाली। अगर ऐसा है तो तुम दोनों के पास कोई स्पेशल एबिलिटी क्यों नहीं है? मैंने क्यूरियोसिटी में उनका स्टेटस पैनल खोला। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने जल्दबाजी में फैसला कर लिया था। फिश पसंद करने वाला भाई अब हीरो लेवल 2 बन चुका था। उसका प्रोफेशन फिशरमैन, अटैक 2, डिफेंस 1, लक 2, और उसके नीचे नई एबिलिटी चमक रही थी, वाटर सीकिंग लव 1, यानी वह किसी भी एनवायरनमेंट में पानी का स्रोत ढूंढ सकता था। दूसरी तरफ पिग पसंद करने वाला भाई भी हीरो लेवल 2 पर पहुंच चुका था। उसका प्रोफेशन हंटर, अटैक 3, डिफेंस 2, और साफ दिख रहा था कि वह अब ट्राइब का सबसे ताकतवर फाइटर बन चुका था। जागृत क्षमता ट्रैकिंग आर्ट लेवल 1, यानी ये इंसानों और जानवरों द्वारा छोड़े गए निशानों को पहचान सकता था। पता ही नहीं चला और ये चुपके से लेवल अप भी हो गया। ये दोनों क्षमताएं भले ही सीधी लड़ाई वाली स्किल्स नहीं थीं, लेकिन काफी काम की थीं। ट्रैकिंग आर्ट होने की वजह से ही इन्हें बर्बर कबीले की हलचल का पता चला था। मैंने मन ही मन कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें गलत समझा। फिर मेरी नजर जंगल के पश्चिमी पहाड़ों की तरफ गई, जहां उन बर्बर लोगों का ठिकाना था। भगवान को नाराज करके इतनी आसानी से बच निकलना संभव नहीं था। मैंने तुरंत पलटवार की योजना बनाई। पहले दोनों हीरोज को पश्चिमी पहाड़ों में दोबारा जासूसी के लिए भेजा। ट्रैकिंग और पानी ढूंढने की क्षमता के कारण वे स्काउट बनने के लिए सबसे सही थे। इसके बाद मैंने मंदिर का इंटरफेस खोला। आशीर्वाद वाला स्लॉट अब खाली था। मैंने अपने बैग से लाल पीले रंग का बच्चों वाला खिलौना धनुष निकाला। पूरा प्लास्टिक का बना था और उसके तीरों के सिरे नरम रबर के थे। ऑफिस से लौटे समय खिलौने की दुकान से खरीदा था। शुरुआती आदिवासी सभ्यता के लिए धनुष बहुत बड़ी चीज थी। इससे लोग खतरनाक हाथापाई की लड़ाई से बचकर दूर से हमला कर सकते थे और दुश्मनों को धीरे धीरे खत्म कर सकते थे। भले ही ये बच्चों का खिलौना था, लेकिन उसका मैकेनिज्म असली जैसा ही था। मैंने खिलौना धनुष माउस पर रखा और आशीर्वाद स्लॉट में लाल पीले रंग का धनुष दिखाई देने लगा। स्क्रीन पर लिखा आया, धनुष देवता का आशीर्वाद, एक शक्तिशाली दूर से मार करने वाला हथियार जो सेना और शिकारी दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियारों में से एक है। क्या आप इसे अपने भक्तों को देना चाहते हैं? मैंने तुरंत हाँ दबाया। पूरे गार्लिक ट्राइब के लोगों के सिर पर एक्सक्लेमेशन मार्क आ गए। याओ, देवता ने नया आशीर्वाद दिया है। धनुष, अद्भुत धनुष, कमाल का हथियार। अब हमें दुश्मनों से डरने की जरूरत नहीं। सबसे ज्यादा उत्साहित शिकारी थे। उनके सिर पर स्माइली फेस थे और वे खुशी से नाचने लगे। उन्होंने तुरंत अपने लिए धनुष बनाए और उत्साह से जंगल की ओर भाग पड़े। पैगंबर के सिर पर सवालिया निशान उभरा। धनुष, दूर से मार करने वाला हथियार। देवता हमें हथियार बंद करना चाहते हैं ताकि हम अब किसी खतरे या हमले से न डरें। देवता की इच्छा है कि हम दानव भक्तों के खिलाफ लड़ें और इन जंगली दुष्टों को हराएं। जरूर यही मतलब है। लेकिन शमन की सोच अलग थी। धनुष मेंढक की जीभ जैसा है। इसे पकड़ने वाला सुरक्षित दूरी से शिकार कर सकता है। अब हम सिर्फ खरगोश और बंदर ही नहीं, उड़ते पक्षियों को भी मार सकते हैं। जहरीले सांप, भालू और भेड़ियों से भी डरने की जरूरत नहीं रहेगी। हमें और ज्यादा धनुष चाहिए। अब हर इंसान एक योद्धा बन सकता है। तभी स्क्रीन पर नया संदेश आया। आपके आशीर्वाद ने आपके भक्तों को धनुष बनाना और इस्तेमाल करना सिखा दिया है। विश्वास बढ़ गया है। एक ही बार में फेथ 30 अंक बढ़कर 200 से स्थापित हो गया। धनुष चलाना सीखने के बाद गार्लिक ट्राइब की ताकत साफ दिखाई देने लगी। बाहर जाने वाले लगभग हर पिक्सेल इंसान की पीठ पर अब धनुष लटका होता था। शिकारी अब भालू और हिरण जैसे बड़े शिकार लेकर लौटने लगे। झोपड़ियों पर ज्यादा चमड़े चढ़ाए जाने लगे और लकड़ी के ढांचों पर ज्यादा सूखा मांस लटकने लगा। तभी दोनों हीरोज की तरफ से खबर आई। उन्हें एक नया कबीला मिला था जिसका नाम था डिले ट्राइब। उन्होंने सुना था कि हमारे पास भरपूर अनाज है, इसलिए वे व्यापार करना चाहते थे। बर्बर कबीला तो नहीं मिला, लेकिन यह एक बड़ा अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी था। मैंने दोनों भाइयों को वापस बुलाया और वे डीले ट्राइब के लोगों को साथ लेकर लौटे। आने वाले 2 लोग लिनन के कपड़े पहने हुए थे और पीठ पर कपड़े के बैग टांगे हुए थे। उन्हें देखकर ही अमीर व्यापारी जैसा एहसास हो रहा था। आते ही उन्होंने पैगंबर और शमन से व्यापार की बात शुरू कर दी। डीले ट्राइब हमेशा अलग अलग कबीलों से व्यापार करता है। हम नमक देकर अनाज, कपड़े और औषधियां लेते हैं। अब हम तुम लोगों से गेहूं के बदले नमक का व्यापार करना चाहते हैं। पैगंबर के सिर पर सवालिया निशान उभरा। ये एक मौका लगता है। हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए कि देवता का विश्वास और फैले। मैं यह देखकर काफी खुश हुआ। आखिर पैगंबर ही मेरी सोच सबसे अच्छे से समझता था। उसने पूछा, डीले ट्राइब के दोस्तों, क्या तुमने कभी किसी बेहतर जगह बसने के बारे में सोचा है? डीले ट्राइब के लोग एक दूसरे को देखने लगे। हमारे पास व्यापार है, व्यापार ही सब कुछ है। हर चीज खरीदी बेची जा सकती है, हमें किसी चीज की कमी नहीं। तभी शमन भी बोला, बर्बर कबीला पहाड़ों में रहता है। वे दानव की पूजा करते हैं और हर गैर दानव आस्था वाले कबीले पर हमला करते हैं। डिले ट्राइब भी इससे बच नहीं पाएगा। लेकिन डिले ट्राइब के लोग मुस्कुराने लगे। ये कोई समस्या नहीं, हम भी उस दानव देवता में विश्वास करते हैं। ये सुनते ही गार्लिक ट्राइब के सभी लोगों के सिर पर एक्सक्लेमेशन मार्क आ गए। डिले ट्राइब ने आराम से समझाया, हमारे मंदिर में 3 देवताओं की पूजा होती है। उनमें से एक वही दानव देवता भी है जिसे तुम लोग बुरा मानते हो। हम व्यापार और बुद्धिमत्ता के सहारे जीते हैं।
जब तक जीवन बेहतर हो कोई भी आस्था स्वीकार की जा सकती है। जरूरत पड़े तो यहाँ के देवता को भी मान सकते हैं। पैगंबर और शमन दोनों कुछ पल के लिए चुप रह गए। मैं यह देखकर दंग रह गया। यह पहला बहुदेववादी कबीला था जिसे मैंने देखा था। वे पूरी तरह प्रैक्टिकल थे, जैसे शुरुआती दौर के व्यापारी हों। आखिरकार पैगंबर और शमन ने बातचीत के बाद सौदा मंजूर कर लिया। स्क्रीन पर संदेश आया। गार्लिक ट्राइब और डिले ट्राइब के बीच व्यापार शुरू हुआ। डिले ट्राइब का रवैया अब तटस्थ हो गया है। तभी डिले ट्राइब के दोनों लोग गांव में घूमते घूमते अचानक उत्साहित हो उठे। उनके सिर पर एक्सक्लेमेशन मार्क चमक उठा। गार्लिक, ये तो मसाला है। हमें एक अनोखा और दुर्लभ व्यापारिक सामान मिल गया। वे दोनों उत्साह में हाथ ऊपर उठाकर चिल्लाने लगे। हमें जितना हो सके उतना लहसुन दो। बेशकीमती लहसुन, शानदार तीखा लहसुन। यह देखकर मैं हंस पड़ा। शुरुआत में यूं ही दिया गया लहसुन अब इतनी बड़ी चीज बन जाएगा, मैंने सोचा भी नहीं था। इंसानी सभ्यता के शुरुआती दौर में मसाले बेहद महंगे और लग्जरी चीज माने जाते थे। गेहूं, धनुष और चमड़ा तो सामान्य व्यापारिक सामान थे, लेकिन लहसुन आसपास के पूरे इलाके में एक अनोखा मसाला था। डिले ट्राइब के लोग 2 बोरी नमक छोड़कर ढेर सारा लहसुन लेकर जल्दी जल्दी वापस लौट गए। कुछ मिनट बाद स्क्रीन पर नया संदेश आया। डिले ट्राइब ने लहसुन को अपना मुख्य व्यापारिक सामान बनाने का फैसला किया है। उनका रवैया अब मित्रवत हो गया है। आपकी आस्था अब डिले ट्राइब में भी फैलने लगेगी। आपके आशीर्वाद ने डिले ट्राइब को अत्यंत प्रसन्न किया है। इसके साथ ही फेथ में सीधा 120 पॉइंट का इजाफा हुआ और कुल फेथ बढ़कर 377 हो गया। मैं कुछ पल के लिए चौंक गया। डिले ट्राइब साधारण नहीं था, सिर्फ उन्हें लहसुन का व्यापारिक अधिकार देने भर से इतना ज्यादा फेथ मिल गया। उनकी आबादी और ताकत पहले वाले फॉरेस्ट ट्राइब से कहीं ज्यादा लग रही थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि यह स्वाभाविक था। जो कबीला 3 अलग अलग देवताओं के बीच आराम से संतुलन बना सकता हो, उसके पास जरूर जबरदस्त ताकत होगी। अगर वे कमजोर होते तो बर्बर कबीला उन्हें कब का खत्म कर चुका होता। आधी रात के करीब गार्लिक ट्राइब पर बर्बर लोगों ने दूसरी बार हमला कर दिया। 25 जंगली योद्धा जानवरों की खाल पहने और पत्थर की कुल्हाड़ियां लेकर पश्चिमी जंगल से टूट पड़े। लेकिन इस बार हालात अलग थे। गार्लिक ट्राइब के शिकारी पहले से तैयार थे। उन्होंने रक्षा पंक्ति समेट ली और दोनों हीरोज की कमान में दूर से तीरों की बारिश शुरू कर दी। बर्बर योद्धाओं के पूरे शरीर में तीर धंस गए। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पहले कभी धनुष बाण के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी। वे सिर्फ अपनी खाल और शरीर के भरोसे आगे बढ़ रहे थे। आखिरकार जब वे शिकारियों तक पहुंचे तब तक केवल 6-7 लोग ही बचे थे। संख्या में भारी बढ़त और धनुष के फायदे के कारण बर्बर पूरी तरह हार गए। कुछ मारे गए, कुछ भाग निकले और गार्लिक ट्राइब ने 4 बर्बर योद्धाओं को बंदी बना लिया। पैगंबर ने उनसे पूछताछ शुरू की। तुम्हारा कबीला कहाँ है? हम कभी धोखा नहीं देंगे। जिस दानव की तुम पूजा करते हो वो क्या है? हम महान देवता के भक्त हैं। तुम सब विधर्मी मरोगे। तुम लोगों की कुल संख्या कितनी है? हम कभी धोखा नहीं देंगे। चारों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। तब अनुभवी शमन ने दूसरा तरीका अपनाया। तुम्हारी बहादुरी और वफादारी ने हमारा सम्मान जीता है, लेकिन तुम हार चुके हो। वापस जाओगे तो तुम्हें अपने दानव और अपने ही कबीले से सजा मिलेगी। यहाँ पेट भरने के लिए गेहूं है, ज्यादा ताकतवर धनुष है, स्वादिष्ट लहसुन है, सूखा मांस है और नमक भी। अगर तुम गार्लिक ट्राइब में शामिल हो जाओ तो यह गद्दारी नहीं होगी, क्योंकि तब तुम महान याओ देवता की शरण में आ जाओगे। उनके संरक्षण में कोई दानव तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। चारों योद्धा कुछ देर चुप रहे, फिर उनके सिर पर एक्सक्लेमेशन मार्क उभर आए। गार्लिक ट्राइब में शामिल हो जाओ, गार्लिक ट्राइब में शामिल हो जाओ। शमन सच में लोगों को पहचानने में माहिर था। इसके बाद उन चारों ने सब कुछ उगल दिया। उनका कबीला पश्चिमोत्तर पहाड़ों में एक विशाल गुफा के पास था। कुल आबादी 82 लोगों की थी, जिनमें से 40 लड़ने लायक योद्धा थे। गुफा के पास एक मूर्ति थी, जानवरों की खाल पहने एक देवता की, जिसका नाम था बीस्ट डिवोरिंग गॉड। वह देवता उनसे जीवित बलि मांगता था और जानवरों की खाल उतारने को कहता था। इसलिए कबीले को लगातार लूटपाट और शिकार करना पड़ता था। कबीले में 2 बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हीरोज पैदा हुए थे। उनमें से एक फॉरेस्ट ट्राइब पर हमले के दौरान गायब हो गया, जबकि दूसरा अभी भी कबीले में मौजूद था। मजेदार बात यह थी कि कुछ ही देर पहले जो लोग दुश्मन, दानव, कभी विश्वासघात नहीं चिल्ला रहे थे, वही अब आराम से पक्ष बदल चुके थे। उन्होंने जानवरों की खाल उतारकर चमड़े की जैकेट पहन ली, धनुष उठाए और बड़ी आसानी से गार्लिक ट्राइब में घुल मिल गए। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि वह दानव देवता अपने कबीले को चलाना जानता ही नहीं था। वह बस अपने अनुयायियों को लगातार शिकार और लूटपाट करवाकर फेथ इकट्ठा करता रहता था। उसके लोगों की जिंदगी कैसी है, इससे उसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब धनुष मिलने के बाद बर्बर कबीले का खतरा काफी कम हो चुका था। फिलहाल मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी फेथ बढ़ाना। यह एक तरह का रणनीतिक संसाधन था, जितना ज्यादा हो उतना बेहतर। दूसरी बार का हमला रोकने के बाद गार्लिक ट्राइब में स्थिरता आने लगी। डिले ट्राइब लगातार लोग भेजकर लहसुन और धनुष खरीदने लगा। बदले में वे नमक, औषधियां और खेती के औजार बेचते थे। उन्होंने तो यहाँ एक लकड़ी का मकान बनाकर स्थायी दुकान तक खोल दी। व्यापार और संपर्क बढ़ने के साथ धनुषधारी शिकारी और दूर तक जाने लगे। गार्लिक ट्राइब में बाहर से और लोग आकर बसने लगे। आबादी बढ़कर 247 हो गई और फेथ 448 तक पहुंच गया। एक ही दिन में इतना फेथ बढ़ने से मेरे मन में दबा हुआ विचार फिर जाग उठा। मंदिर में मौजूद एपोस्टल को बदलने के लिए 500 फेथ चाहिए थे। अब सिर्फ 52 अंक कम थे। अगर थोड़ा और इंतजार करूं तो एनर्जी स्टाफ और कैक्टस सर्वेंट हर घंटे 2 फेथ की स्थायी बढ़ोतरी दे ही रहे थे। शायद काम बन जाए। लेकिन अगले दिन सुबह 8:30 बजे जब मैं ऑफिस जाने निकला, तब भी फेथ 459 पर अटका हुआ था। पूरे दिन मेरा ध्यान काम में नहीं लगा। कल वीकेंड था और मेरा बस चलता तो तुरंत घर भागकर सिम्युलेटर के सामने बैठ जाता। एनर्जी स्टाफ थकान मिटा देता था, लेकिन जैसे ही उससे दूर होता, शरीर की सारी मांसपेशियों का दर्द और थकावट वापस लौट आती। वह किसी शक्तिशाली स्टिमुलेंट की तरह था। कुछ समय तक ऊर्जा बनाए रखता, लेकिन इंसानी शरीर की सीमा नहीं बदल सकता था। आखिर नींद अभी भी जरूरी थी। मैं लगातार मंदिर में पड़े उस एपोस्टल के बारे में सोच रहा था। क्या वह सच में इतने बड़े निवेश के लायक था? आखिर वह फॉरेस्ट गॉड का खास सेवक था। शियाओ यान जैसा एक छोटा कैक्टस सर्वेंट भी इतना उपयोगी निकला था, तो एपोस्टल निश्चित ही उससे कहीं ज्यादा खास होगा।
सबसे बड़ी बात यह थी कि मुझे नया अपोस्टल बनाने का कोई दूसरा तरीका नहीं मिला था। फिलहाल यही एकमात्र रास्ता था। जैसे तैसे ऑफिस की छुट्टी का समय आया, तभी बॉस ने अचानक नया काम दे दिया। मुझे 20 किलोमीटर दूर किसी बड़े आदमी को कॉन्सर्ट की टिकट पहुंचानी थी। जब तक मैं वापस घर पहुंचा, रात के 8 बज चुके थे। मैं पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन कुछ भी सोचे बिना सीधे कंप्यूटर के सामने जा बैठा। फेथ अब 79 हो चुका था। ज्यादातर बढ़ोतरी जादुई वस्तुओं की वजह से हुई थी, क्योंकि आबादी का बढ़ना अब बहुत धीमा पड़ चुका था। इसलिए मैं पहले नहाने चला गया, फिर खिड़की के पास जाकर रात की ठंडी हवा लेने लगा और गली के स्ट्रीट लाइट को देखा। आज वहां कोई लटका हुआ नहीं था, जो कि नॉर्मल बात थी। अगर हर कुछ दिन में कोई ना कोई लटका मिले, तो वो डेमन प्लेयर सीधे पूरी पुलिस सिस्टम को चैलेंज कर रहा होता। मैं वापस कंप्यूटर के सामने आया। फेथ वैल्यू 501 दिख रही थी। मैंने टेंपल इंटरफेस खोला और अपोस्टल वाले आइकन पर क्लिक किया। इसे रिवाइव करके आपके टेंपल का अपोस्टल बनाने के लिए बहुत ज्यादा फेथ पावर चाहिए। क्या आप 500 फेथ पॉइंट्स खर्च करना चाहते हैं? मैंने माउस ऑप्शन पर रखा, लेकिन तुरंत क्लिक नहीं किया और पास रखे कैक्टस से पूछा, शियाओयान, एक अपोस्टल को रिवाइव करने में इतना ज्यादा फेथ लगता है क्या? अपोस्टल हर गॉड का सबसे इंपॉर्टेंट सहायक होता है, इसलिए ये पूरी तरह वर्थ है। लेकिन इस कॉफिन वाली अपोस्टल को मैं नहीं जानता। मुझे नहीं पता इसकी क्या एबिलिटी है। तुम फॉरेस्ट गॉड के सारे अपोस्टल्स को जानते हो? हाँ, मुझे चीफ अपोस्टल फॉरेस्ट साहब याद है। वो बहुत पावरफुल थे, फॉरेस्ट स्पिरिट्स को समन कर सकते थे। बाकी अपोस्टल्स को मैंने कभी नहीं देखा। मैं टेढ़ी नजर से कैक्टस को देखते हुए बोला, मतलब तुम सिर्फ एक को ही जानते हो? शियाओयान घबरा गया। गॉड सामा! मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि मैं इस वाली को नहीं पहचानता। हर अपोस्टल की अलग पावर होती है। कोई बैटल में एक्सपर्ट होता है तो कोई इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन एक अपोस्टल जरूरी होता है। आपको भी दुनिया में चलने वाला एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। मैं दोबारा स्क्रीन की तरफ मुड़ा। ठीक है, करते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया, फेथ वैल्यू सीधा गिरकर सिर्फ 1 रह गई। पिक्सल वर्ल्ड में नोटिफिकेशन आया, सोई हुई अपोस्टल ने आपकी पुकार सुन ली है। आपकी फेथ पावर ने उसके टूट चुके शरीर और सूख चुकी आत्मा को रिपेयर कर दिया है। वह मौत के सागर से तेजी से रिवाइव हो रही है। अपोस्टल फॉरेस्ट सोर्ड सुये आपकी इच्छा का पालन करेगी, आपके डिवाइन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करेगी और आपकी फेथ की ज्वाला के लिए लड़ेगी। पत्थर का कॉफिन टूटकर बिखर गया। धूल हटने के बाद एक काले रोब में लिपटी हुई लड़की सामने दिखाई दी। सुइये की आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई थी। उसके समुद्र जैसे हरे लंबे बाल पीछे बंधे थे। उसका शरीर फिर से नरम और जिंदा जैसा हो गया था और चेहरे की सारी दरारें गायब हो चुकी थीं। वो मंदिर में एक घुटने पर बैठकर मेरे सामने झुक गई। उसकी लंबी काली चोगा जमीन पर फैली हुई थी। वो मूर्ति की तरफ नहीं बल्कि स्क्रीन के सामने बैठे मेरी तरफ देख रही थी। हे महान देवता, सुये अपनी सारी लॉयल्टी और फेथ आपको समर्पित करती है। स्क्रीन पर मैसेज आया कि मेरा पहला अपोस्टल जन्म ले चुका है और गालिक ट्राइब की फेथ पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। बो एंड एरो का ब्लेसिंग भी पूरी तरह दुनिया में फैल चुका था, लेकिन मेरा पूरा ध्यान सुये के स्टेटस पैनल पर था। अपोस्टल लेवल 15, फॉरेस्ट स्वॉर्ड सुये, अटैक 20, डिफेंस 20, नॉलेज 30, मना 30। उसके पास 3 एबिलिटीज थीं, विजडम लेवल 15, डाइंग प्रेयर लेवल 5 और फॉरेस्ट स्वॉर्ड लेवल 1 विजडम। बाकी एबिलिटीज को तेजी से बढ़ाने वाला बूस्टर था। डाइंग प्रेयर का मतलब था कि सुये एक समनर टाइप नेक्रोमैंसर थी, जबकि फॉरेस्ट स्वॉर्ड उसकी सबसे खास ताकत थी। बैटल में वो होली स्वॉर्ड समन करके अपने सारे कॉम्बैट स्टैट्स बढ़ा सकती थी और लड़ाई के बाद फॉरेस्ट एलिमेंट क्रीचर्स क्रिएट कर सकती थी, यानी लड़ते लड़ते अपनी इलीट आर्मी तैयार कर सकती थी। उसकी ताकत गार्लिक ट्राइब के बाकी लोगों से इतनी अलग थी जैसे कोई हाई लेवल प्लेयर बिगिनर विलेज में आ गया हो। तभी मैंने देखा कि उसके सिर के ऊपर एक डायलॉग बॉक्स था, जिसमें कोई टेक्स्ट नहीं बल्कि लंबी ब्लैंक इनपुट लाइन थी। मैंने टाइप किया, सुये, क्या तुम मुझे देख सकती हो? वो उसी पोस्चर में झुकी रही और बोली, हे देवता, सुये ने आपकी आवाज सुन ली है। मैंने पूछा, तुमने अपनी आंखें क्यों ढकी हुई हैं? सुये बोली, मेरी आंखों में अब जीवन नहीं बचा। कभी कभी वे आंखों के गड्ढों से बाहर गिर जाती हैं, इसलिए मैंने उन्हें बांध रखा है ताकि दूसरे लोग डर न जाएं। तभी मुझे समझ आया कि अपोस्टल बाकी पिक्सल लोगों से सच में अलग थे। वो मेरे जैसे देवता प्लेयर से सीधे बात कर सकती थी। फिर मैंने तेजी से कीबोर्ड पर टाइप किया, जिस फॉरेस्ट गॉड की तुम सेवा करती थी वो आखिर नष्ट कैसे हुआ? फेथ की आग बुझ गई और देवताओं की सारी यादें भी मिटा दी गई। मैंने पूछा, तुम्हारा लेवल जल्दी बढ़ाने का सबसे फास्ट तरीका क्या है? सुये बोली, फेथ पावर सबसे तेज तरीका है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा फेथ खर्च होती है। नॉर्मली अपोस्टल्स देवताओं के आदेश पूरे करके दुनिया में फेथ कलेक्ट करके एक्सप्लोरेशन, बैटल, रिचुअल्स और अंडरस्टैंडिंग के जरिए लेवल अप करते हैं। मैंने टेस्ट करके देखा, सुये को लेवल 16 तक पहुंचाने के लिए पूरे 1500 फेथ चाहिए थे। अब समझ आया कि सिर्फ 500 फेथ में लेवल 15 की अपोस्टल मिलना कितना बड़ा फायदा था। उसके साथ ऐसे चैट करना अजीब लेकिन एक्साइटिंग लग रहा था, बिल्कुल बचपन में पहली बार किसी अननोन ऑनलाइन फ्रेंड से बात करने जैसा। मैंने टाइप किया, सुये, तुम्हारी उम्र कितनी है? वो बोली, हे देवता, मुझे अपनी सही उम्र याद नहीं। मैंने पूछा, तुम्हें गार्लिक ट्राइब कैसी लगती है? सुये ने सीधा जवाब दिया, एक काफी प्रिमिटिव ट्राइब, कम पॉपुलेशन, बिना विकसित सिविलाइजेशन के, काफी पिछड़ी हुई। फिर मैंने पूछा, क्या तुम मेरी दुनिया में आ सकती हो? सुये बोली, बाकी लोग नहीं, लेकिन अपोस्टल आ सकते हैं। अगर आप मुझे टेंपल में सैक्रिफाइस की तरह रखें तो मैं आपके वर्ल्ड के टेंपल में आ जाऊंगी, और अगर आप मुझे ब्लेसिंग की तरह भेजेंगे तो मैं वापस पिक्सल वर्ल्ड चली जाऊंगी। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, ऐसा बार बार मत कीजिए, क्योंकि हर ब्लेसिंग और सैक्रिफाइस बहुत प्रेशियस होता है। गॉड्स के बीच फेथ वॉर में फेथ बढ़ाने का हर मौका बेहद कीमती होता है। आपकी फेथ फ्लेम जितनी पावरफुल होगी, उतना ही आपके पास पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने का चांस होगा। तभी वो अचानक घबरा गई। आप क्या कर रहे हैं? रुकिए। लेकिन मैंने माउस से उसे सीधे पकड़कर सैक्रिफाइस स्लॉट में ड्रैग कर दिया। स्क्रीन पर प्रॉम्प्ट आया, क्या आप फॉरेस्ट स्वॉर्ड सुये को एक्सेप्ट करना चाहते हैं? मैंने यस दबा दिया। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने ब्लर सा हुआ और कंप्यूटर डेस्क पर काले रोब में लिपटी एक पतली लड़की घुटनों के बल बैठी दिखाई दी। उसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी थी, चेहरा सफेद और नर्वस था, शरीर हल्का कांप रहा था। हे देवता, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? सुये की आवाज बहुत धीमी थी।
उसका एक्सेंट थोड़ा अजीब था, लेकिन वो पूरी साफ चाइनीज लैंग्वेज बोल रही थी। शायद ये भी अपोस्टल्स की कोई स्पेशल एबिलिटी थी। ये देखकर मेरे चेहरे पर हल्की हंसी आ गई। मंदिर में ठंडी और रहस्यमयी दिखने वाली सुये रियल वर्ल्ड में आते ही बिल्कुल बदल गई। वो ऐसी लग रही थी जैसे किसी अनजान देश में भटक गई बेचारी लड़की हो। मैंने उससे कहा, सुये ध्यान से सुनो, तुम्हें यहाँ बुलाने की एक जरूरी वजह है। इस दुनिया में जिसे तुम लोग देवताओं की दुनिया कहते हो, एक डेमन छिपा हुआ है। वो आसपास 3 बार डेमन रिचुअल कर चुका है। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम उसका पता लगाओ और मेरी सुरक्षा करो। ये सुनते ही सुये का चेहरा गंभीर हो गया और वो तुरंत शांत होकर कंप्यूटर टेबल पर घुटनों के बल बैठ गई। उसने सिर झुकाकर कहा, आपके आदेश का पालन करूंगी। मैं उस डेमन को जरूर ढूंढ निकालूंगी और आपकी रक्षा करूंगी, हे देवता। मैंने पूछा, क्या तुम्हारी पावर्स यहां भी काम करेंगी? सुये बोली, फेथ की फ्लेम से पैदा हुई शक्तियां डिमेंशंस की सीमा पार कर सकती हैं। मैंने राहत की सांस ली और कहा, ठीक है, पहले नीचे उतर जाओ। सुये हल्के से टेबल से नीचे कूद गई। उसकी हाइट करीब 5 फुट 3 इंच थी। त्वचा सफेद और चिकनी जैसे पोर्सलेन, नाक हल्की उठी हुई और होंठ गुलाबी। देखने में वो 17-18 साल की लड़की लग रही थी, लेकिन काला रोब और आंखों पर बंधी पट्टी उसे बहुत ज्यादा नोटिसेबल बना रही थी। मैंने कहा, पहले कपड़े बदल लो, नहीं तो डेमन को ढूंढने से पहले